Only Shiva is left, I think. Shiva, Yes. are you there? Yes, I- ma'am. I'm here. And Shashi. Okay, Good evening, everyone is ma'am. there. Okay, so Video. can I start now? Adi, please, क्या है? So, all set to start? Yes, ma'am. How do I know? मुझे किसी के faces नहीं दिख रहे हैं. Switch on your videos, please. Sunil, are you busy somewhere? Sunil ji? Shalvi, are you fine now? यस मैम आई एम फाइन, बट मैं यहाँ पे हूँ 11 फेब तक, तो यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड सही नहीं है, तो मैं इसलिए ऑन नहीं कर पा रही हूँ वीडियो। Okay, it's okay. Sunil? Actually, I don't relate with one-side teaching. It's 11 बजे से interactive teaching, so 11 I think 3-4 बजे तक। देवेंद्र, you हाँ can हाँ talk. Mute करके बात कर रहे हैं आप. Unmute. Okay, then now we're going to start. तो बीच का जो इजिप्ट और ग्रीक के बाद एक लंबा जो पीरियड है मध्यकाल, उसको स्किप कर दिया था मैंने, और मैं डायरेक्टली अभी रिनेंसा को कवर कर रही हूँ आज, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आगे मैं आपकी क्लासेस लूंगी. सो इट वाज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, आई होप सो आई हैव टेकन दिस. और मध्यकाल में जो एक जो इम्प्रूवमेंट था, दैट वाज द जो आपको पता भी है कि 4 पेजेस हैं: अर्ली क्रिश्चियन, बाइजेंटाइन, रोमनस्क एंड गोथिक. तो जब अर्ली क्रिश्चियन यानी कि क्रिश्चियनिटी का जो शुरुआत थी, फिर किस तरीके से उसका सर्वाइवल था, उस धर्म, हर एक धर्म जब उदय हुआ तो बहुत अच्छे से उसका एक्सेप्टेंस नहीं था, है ना. ईसा का तो इतिहास ही है कि सूली पे लटकाया गया था उनको. जस्ट अ मिनट. ठीक है, तो किस तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश किया है इस धर्म ने, जिसमें सबसे कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कलाओं ने. कलाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार आज की बात नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है.
आप बौद्ध धर्म को ले लें, आप किसी भी धर्म को ले लें, उसके प्रचार के लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट जो मीडियम रहा था, दैट वाज आर्ट, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, है ना। बहुत सारे पोथियां, बहुत सारे ग्रंथ, लिपियों में अगर चीजें समझ में नहीं आती थी तो चित्र भाषा में कही जाती थी, और उसका स्प्रेड इजी होता था। लाइक वॉल पे या किसी टॉम के अंदर कोई चीज बनी है, वो मूवेबल नहीं है, लेकिन जब पोथियां चित्रित की जाने लगी तो उनके साथ ये था कि वो कैरी की जा सकती थी और एक जगह से दूसरी जगह अपनी बात को पहुंचाने का माध्यम बनी। ठीक है, बहुत लंबा फेज रहा है मध्यकाल का, और उस पूरे पीरियड में स्टैब्लिश होने और स्टैब्लिश हो जाने के बाद उसमें आई जटिलताओं की भी कहानी है ना। आपके यहाँ हिंदू धर्म जब बहुत कट्टर हुआ तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय हुआ, जिन्होंने लिबर्टी ली, एक बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उदय हुए और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। ऐसे ही यहूदी धर्म के बाद ईसाई धर्म आया, और ईसाई धर्म, धर्म का उदय नहीं हुआ, लेकिन धर्म से जब बहुत ज्यादा चीजें जकड़ गई, बहुत बंदिशों में आ गई, तो जो उस एक बंदिश को तोड़ते हुए जो समय आया, जो एक पीरियड कहलाता है, वो है पुनर्जागरण। इसको जागरण काल नहीं कहा जाता, इसको पुनर्जागरण काल कहा जाता है। पुनर्जागरण मतलब फिर से जागृत होना, ठीक है ना। यानी कि जो पहले की जो जो बहुत पीरियड लंबा एक चला, और लंबे समय तक जो अंधकार युग की तरीके से काउंट कर दिया गया कि इस पीरियड में तो बहुत ज्यादा कला की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से बहुत सारी चीजें बंदिशों में रही, है ना। उससे मुक्त होना, उससे जागृत हो जाना, और एक साथ सभी चीजों में होना, मतलब पुनर्जागरण काल में आज सिर्फ चित्र थोड़ी देखने को मिले हैं, केवल मूर्तियां थोड़ी ना देखने को मिली हैं, साहित्य है, संगीत है, जितनी विधाएं थी, आर्किटेक्चर है, बहुत सारी चीजें, सब ने रिफॉर्म किया और सभी के अंदर बहुत जबरदस्त परिवर्तन आए। और जब सामूहिक रूप से परिवर्तन आया तो एकदम से एक क्रांति की तरीके से सामने आया, ठीक है ना। कला तो बहुत ही बुरी तरीके से जकड़ी हुई थी, क्योंकि जो जब आप धर्म की बात करते हैं, उस समय पोप का जो वर्चस्व था बहुत जबरदस्त था, बाइबिल का जो प्रभाव था बहुत जबरदस्त था, उससे हट के काम कर ले जाना कतई संभव नहीं था। आप बाइजेंटाइन एज में देखें, आपने गोथिक में देखा, गोथिक बेसिकली आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बेस्ड थी, है ना। वो चीजें नहीं इतनी बंदिशों में नजर आती, लेकिन फिर भी जो एग्जांपल्स हैं वो चैपल्स के, चर्चेस के, और जो पूजा गृह जिनसे हैं उन जगहों पे स्पेशली पाए गए हैं, है ना। तो अभी जरा से बेस के साथ मैं शुरू करती हूँ। मोटा तौर पे आपको भी पता है कि जो पूरा पुनर्जागरण काल है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है उसको, प्रोटो, अर्ली और हाई। प्रोटो यानी कि बहुत शुरुआत, 15वीं शती के समय से शुरुआत लगभग मानी गई है इसकी, और 14 13वीं शती से शुरुआत होगी और 14वीं 15वीं शती तक ये पीक पे गई है, ठीक है ना। तो हम आपको एक अपना पावर पॉइंट के साथ शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, एंड उसके साथ ही आपको आज स्लाइड्स भी हैं। आज आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन का रीजन है क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, और एक एक पेंटिंग की डीप स्टडी पे अगर जाते हैं तो वी कैन डिस्कस ओनली वन आर्टिस्ट और टू आर्टिस्ट, बट आई हैव कवर्ड द एंटायर नालंदा, सो वील सी द इमेजेस, और मोटे तौर पे जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, as much as I can provide you at this platform, so I have put that detail in this slide. So I'm going to share the screen, and wherever you feel any query you can ask in between, okay. Take a right. पुनर्जागरण, ठीक है। मैं थोड़ा अपनी स्क्रीन को मिनिमाइज कर लेती हूँ बिकॉज उसकी नीड नहीं है। ये जाएगी टॉप पे, राइट। पूरी स्क्रीन आपको विजिबल है? Yes, ma'am. पुनर्जागरण, Yes, ma'am. Yes, ma'am. इटालियन
रिनेंसा। देख लीजिए, अभी जो चीजें मैं आपको बता रही थी कि पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। 14वीं और 17वीं सदी के बीच में यूरोप में जो धार्मिक, अभी मैंने सारी चीजें बताई थी कि केवल एक फील्ड में नहीं बल्कि धार्मिक, साहित्यिक, औद्योगिक बदलाव हुआ, जिससे मानव की बौद्धिक चेतना का विकास हुआ। अच्छा, जितना भी ग्रीक का जो इतिहास रहा है, जितने फिलोसफर्स और जितने किताबें मिली हैं, जो ग्रंथ मिले हैं, जो उनसे उनके जो साक्ष्य रहे हैं, उनसे बहुत जबरदस्त प्रभावित होकर के काम किया गया इसमें, ठीक है ना। मनुष्य बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, मनुष्य बातों पर विश्वास न करके विज्ञान, अनुसंधान, प्रयोगों की बात करने लगा, ठीक है। व्यापक स्तर पर हो रहे परिवर्तन, जैसे सामंतवाद का पतन हुआ, जो कि बीच में बहुत जबरदस्त तरीके से उभरा था। विज्ञान का आरंभ हुआ, भौगोलिक खोजें हुई, नगरों का उत्थान हुआ, वाणिज्यवाद और पूंजीवाद का उत्थान हुआ। जिन घटनाओं से हुए परिवर्तन के कारण मानव का बौद्धिक विकास हुआ, इसी काल को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। इसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आई, और यह आंदोलन पुराने ज्ञान का उद्गार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में भी नवीन प्रयोग हुए। मतलब हर एक चीज में आप सामूहिक जिसको कहते हैं तभी परिवर्तन होता है, ठीक है। पुनर्जागरण वह आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक युग के विचार और जीवन शैली को अपनाने लगे। यूरोप के निवासियों ने भौगोलिक, व्यापारिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रगति की। इस युग में लोगों ने मध्यकालीन संकीर्णता, अभी बात हो रही थी धर्म की संकीर्णता की, उसको छोड़कर स्वयं को नवीन खोजों, नवीन विचारों तथा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक उन्नति से सुसज्जित किया। प्रत्येक क्षेत्र में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण, आदर्श और आशा का संचार हुआ। साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान, वाणिज्य, व्यवसाय, समाज और राजनीति पर से धर्म का प्रभाव समाप्त हुआ। प्रभाव मतलब बंदिश समाप्त हुई, वरना अभी आगे तक लंबे समय तक बाइबल पर आधारित चित्रों का और धर्म पर आधारित चित्रों का बहुत निर्माण किया गया। इसलिए प्रभाव नहीं खत्म हुआ, वो प्रभाव खत्म हुआ है जो अनधिकृत था, है ना। इस प्रकार पुनर्जागरण उस बौद्धिक आंदोलन का नाम है जिसने रोम और यूनान की प्राचीन सभ्यता संस्कृति का पुनरुद्धार कर नई चेतना को जन्म दिया, ठीक है। wherever you feel you can take screenshot also। इसको रीड करने का मतलब नहीं है, बेसिकली लिटरेचर को मैं बोल दूंगी तो वो शायद आपके पल्ले इतना नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट विजुअल का है, अगर हम विजुअल को देखेंगे तो वो अपने आप में बहुत सैकड़ों शब्दों के बराबर की चीज होती है ना। तो अगर आप किसी, यही तो है चित्र भाषा, चित्र अपने आप में बहुत सारे लिखे को कहता है, तो बजाय इस लंबे चौड़े ऐतिहासिक डेटा को रीड करने के, हम थोड़ा सा आपको चित्रों की तरफ सीधे ले चलेंगे और पीरियोडिक जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, है ना। एक लॉजिक ये भी देखिए कि क्या था रीजन। पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में कागज और मुद्रण कला का योगदान महत्वपूर्ण था। कागज और मुद्रण कला के आविष्कार से पुस्तकों की छपाई बड़े पैमाने पर होने लगी। अब साधारण व्यक्ति भी सस्ती दर पर पुस्तकें खरीद कर पढ़ सकता था। पुस्तकें जनसाधारण की भाषा में लिखी जाती थी, जिससे ज्ञान, विज्ञान का लाभ साधारण लोगों तक पहुंचने लगा। लोग विभिन्न विचारकों और दार्शनिकों के कृतित्व से अवगत होने लगे और उनमें बौद्धिक जागरूकता आई। शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, और जब तक लोगों तक ज्ञान की बात आप पहुंचाते नहीं, आज के समय में भी, अब हम अपने ही कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जब तक पुस्तकें आपके पास नहीं थी, आप उस चीज को वो जानकारी से आप वंचित रहते हैं, सीधी बात है ना। तो कितनी वैल्यू है और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा उस पर्टिकुलर पीरियड में, कि जो लोगों को जो चीजें समझने की जरूरत थी वो उसका आविष्कार होने से लोगों तक वो बातें इजिली एक्सेसिबल हो गई। काफी साहित्य है। हम यहाँ से आपको शुरू करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्जागरण। हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, हम सिर्फ पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर को कवर करेंगे और स्पेसिफिकली आर्टिस्ट को, क्योंकि सर्टेन आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने, ऐसा नहीं है कि
स्कल्प्टर है तो उसने केवल स्कल्पचर्स बनाए हैं, पेंटर है तो उसने केवल पेंटिंग बनाई। मल्टीपल आर्टिस्ट ऐसे रहे हैं जिन्होंने सभी चीजें की, है ना। तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे, इसलिए आपके तीनों चीजें एक साथ कवर होते हुए चलेंगी। दिस ये पेंटिंग मैंने इसको इसलिए शुरू में रख लिया है क्योंकि आई लव दिस पेंटिंग, और बर्थ ऑफ वीनस बहुत फेमस पेंटिंग है। आपको आगे इनकी डिटेल्स भी मिलेंगी। प्रोटो रेनेसां से शुरू होता है, 13th सेंचुरी से प्रोटो रेनेसां स्टार्ट मानी गई है, क्योंकि देखिए किसी, मैंने फिर भी कहा था कि किसी एक सर्टेन डेट से कोई एज नहीं शुरू होता है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, और उसका वर्गीकरण तो बाद में किया गया है कि कौन से पीरियड के हिसाब से कौन सा पीरियड डिसाइड हुआ है। सिमाबू आर्टिस्ट हुए सिमाबू जियोटो, जिनको प्रोटो रेनेसां का, और ये आप जो है अभी भी इस पीरियड में अभी आप चित्रों में देखिए कि क्या चीजें हैं और आने वाले समय के चित्रों में क्या फर्क है, और कैसे इन्होंने बाइजेंटाइन और गोथिक पीरियड से जो चीजें चेंज हुई हैं इनके चित्रों में, कैसे इनको क्यों माना जाता है कि इन्होंने शुरुआत की है, क्या रीजंस थे कि इनको प्रोटो रेनेसां का कर्णधार माना गया है ना। जो आपने बाइजेंटाइन शैली में पेंटिंग्स देखी हैं, वो जो कपड़ों के फोल्ड होते हैं, वो जो फेस पे स्टिफनेस होती है, एक बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन नहीं, बहुत जो 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 फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की है, फिगर्स की है, वो बिल्कुल नहीं थी, वो यहाँ से शुरू की गई। इन आर्टिस्ट के वर्क्स में आपको उस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देनी शुरू होती है ना। इसलिए ये रीजन है, आप पेंटिंग्स को देख सकते हैं, आपको ज्यादा बहुत ज्यादा इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। जियोटो, डू आई नीड दिस टू रीड दिस बिकॉज वी हैव 129 स्लाइड्स। तो इनके बारे में है, और इट्स बेसिकली हिस्ट्री, आप इसको रीड कर सकते हैं। आपको उसमें बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि पर्टिकुलर आर्टिस्ट के बारे में दिखाने की जरूरत है। इनका पीरियड 1266 से 1337 तक का रहा है। जियोटो के वर्क, अच्छा, सिमाबू और जियोटो के बहुत ज्यादा वर्क नहीं मिले हैं। जिस पीरियड की बात हो रही है सब उसके पहले तक यस मैम। कलाकारों के साक्ष्य नहीं मिलते रहे हैं। आपने इजिप्ट में देखा, आपने ग्रीक में देखा कि किसी भी तरीके से इंडिविजुअल आर्टिस्ट की कोई एग्जिस्टेंस या उनके वर्क को लेकर के किसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन इंडिविजुअल नहीं था, वो एक कलेक्टिव वर्क होता था, वो एक किसी थॉट प्रोसेस को पूरा करने का काम होता था। लेकिन अब क्या था, धीरे धीरे आर्टिस्ट की आइडेंटिटी उसके वर्क के साथ होने लगी, इसलिए जो नंबर ऑफ पेंटिंग्स हैं वो कुछ आर्टिस्ट की इतनी ज्यादा नहीं मिली है। ठीक है, सम ऑफ द वर्क्स यू कैन सी, और जिसकी वजह से इनको कहा गया है कि ये प्रोटो रेनेसां के कर्णधार है। अर्ली रेनेसां, प्रारंभिक, ठीक है। मेसेचियो, द फर्स्ट आर्टिस्ट जिनको काउंट किया जाता है अर्ली रेनेसां, और बहुत आर्टिस्ट हैं, ब्रुनोलिशी है, और आगे भी हैं 2-3 आर्टिस्ट जिनका बहुत अच्छा वर्क आपको मिलेगा। इनका ये आप डेट ऑफ बर्थ और कब ये डेथ हुई है ये डिटेल है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ में। मेसेचियो की जो लाइफ थी, मेसेचियो वाज बोर्न इन जियोविनी डी, जो भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, बहुत लंबा इस तरीके के प्रोनाउंसिएशन थोड़े डिफिकल्ट हैं, सो आई डोंट रीड दिस। हाँ, ये बिल्कुल इनकी लाइफ और उसके बारे में है, स्टाइल किस तरीके से उनका, क्योंकि हर एक नंबर ऑफ आर्टिस्ट हैं हर एक फेज में, so we cannot read every artist, so we'll go for the paintings. वर्जिन एंड चाइल्ड, आप एक ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आपने सबसे पहले प्रोटो रेनेसां के आर्टिस्ट और उनके काम को देखा है, ठीक है। अब आप आने वाले टाइम के कलाकारों में और एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट, कपड़ों के जो फोल्ड्स हैं, उसमें अब आप धीरे धीरे जो चेंजेस देखेंगे ये बताएगा कि हम बढ़ रहे हैं हाई रेनेसां की तरफ। द एक्सपल्शन, ये 2 इमेजेस हैं, इसमें ये जो है इमेज ओरिजिनल इमेज थी
और इसको Expulsion from थोड़ा Eden. रिन्यू किया गया था, ठीक है। जी। तो इसमें से यहाँ जो लीव्स हैं ये रिमूव हो गई हैं और ये थोड़े फ्रेश हो गए हैं कलर्स। आप देख सकते हैं डिफरेंस थोड़ा, ये ओरिजिनल थी, इसमें ये थोड़ा रिनोवेशन के बाद की चीजें हैं। इसमें लिखा हुआ है लॉस्ट द एडेड फिग लीव्स, है ना, when it was cleaned in 1980s। 1980s में इसकी क्लीनिंग हुई है और किस तरीके से ये चेंज हुआ है। ये बेसिकली इस पेंटिंग का जो थॉट है कि स्वर्ग से निष्कासित कर दिए गए हैं और ये वहां से वापस आ रहे हैं, तो इसलिए ये लोग From लज्जा के Eden. मारे सर झुकाए हैं और स्वर्ग से वापस चले आ रहे हैं, ठीक है। Yes, ma'am. ट्रिब्यूट मनी, Tribute ये भी money. फ्रेस्को है, सांता मेरिया डेल कैरामाइन में, फ्लोरेंस में है। फ्लोरेंस सबसे इम्पोर्टेंट जो सेंटर था इटली में वो ही था जहाँ पे सबसे ज्यादा इस तरीके की गतिविधियां और काम हुए। राइजिंग ऑफ द सन ऑफ थियोफिलस ऑफ एंटियो जो भी है, containing self portrait of Masaccio, third from right, I don't know third from right, maybe he is Masaccio, and the पूरी एक डिपिक्शन आप देख सकते हैं किस तरीके से मल्टीपल फिगर्स के साथ डिटेलिंग के साथ अब काम शुरू हो चुका है। कल भी हम लोगों ने वहां पे आपने देखा था ग्रीक में भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट जो काम करने को मिला था, फेरेसियस ट्रिक्सियस का काम आपने देखा होगा कि जिस समय हमने कल कुछ पेंटिंग्स दिखाई थी बहुत रियलिस्टिक, द होली ट्रिनिटी, ये फ्रेस्कोज ही हैं बेसिकली। आपको वॉल पे ही पेंटिंग्स और इस तरीके, क्योंकि ये चर्चेस और चैपल्स के भीतर बनाए गए मिले हैं, ठीक है। Yes, जस्ट अ मोमेंट, वर्जिन मैरी। मैरी आप जानते हैं ईसा की माँ के लिए ये माँ का नाम था, माँ थी बेसिकली, और इसलिए उनकी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पेंटिंग्स में उनको पेंट किया गया है इन अ डिफरेंट with different people with different elements, okay. Lorenzo Ghiberti, Gates of Paradise। मैम एक स्लाइड सर आप पीछे कर दीजिए, उसकी स्क्रीनशॉट लेना है मुझे गिबर्ती वाले का। यस मैम, ओके, थैंक यू मैम। It is better to take screenshot, है ना, for your जी मैम, हो गया मैम। reference। यस मैम। Gates of Paradise, ये डिफरेंट जो ये पैनल है ना, ये इसके कॉलम्स में क्या पेंटेड है इसका डिस्क्रिप्शन है ये, कि एडम एंड ईव है, फिर केन एंड एबल है, नोआ है, अब्राहम है, इसहाक एंड जैकब है। ये 5 1 2 3 4 5 ये 5 जो पैनल्स हैं ये बने हुए हैं। जोसेफ ये इस पैनल में ये बने हुए हैं, क्लियर है? यस मैम। इनके वर्क्स, The story of Joseph, a panel from the second set of doors to the baptistry। मुझे लगता है इसकी ये जो डिटेल है जो अभी आपने पीछे देखा पैनल, इट इज दैट जोसेफ। यस मैम। मैथ्यू ब्रॉन्ज स्टैचू, सेंट मैथ्यू की ब्रॉन्ज स्टैचू है। ब्रूनलिशी, ये बेसिकली आर्किटेक्चर रहे हैं, इनके आर्किटेक्चर, हाँ ले सकते, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस मैम। फाउंडिंग फादर ऑफ रेनेसां आर्किटेक्चर कहा गया, क्योंकि जो आर्किटेक्चर जो क्लासिकल आर्किटेक्चर है वो बहुत ही बहुत व्हाट कैन आई से, मतलब रिप्रेजेंटेशन है इस फेज का थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि उस तरीके का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही
कमाल का है, मतलब उसके रेफरेंसेस बहुत सी जगहों पे आपको और भी देखने को मिल सकते हैं कॉपी के तौर पे। सांता मैरिया डेल फिरोरे कैथेड्रल है जो फ्लोरेंस में कंसिडर्ड अ मास्टरपीस ऑफ यूरोपियन आर्किटेक्चर। ये आपने बहुत देखा होगा इस इम्प्रेशन को। Yes. कैथेड्रल, इनके ये वर्क्स हैं सारे। बॉटिचेली, Sandro Botticelli. His Yeah. paintings have been seen to represent the linear grace of early Renaissance paintings. इनका डिटेल है born and died का, you can take a shot. Works Madonna and Child with Saint John and Baptist. बहुत ही फेमस पेंटिंग है इनकी, लूव्र में स्टोर्ड है। Adoration of Magi. Magic. धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि आपको चेंजेस अपने आप क्लियर होने लगे होंगे जो बिगनिंग में प्रोटो रेनेसां के आर्टिस्ट की पेंटिंग में था। इनका मैम प्राइमावेरा और द टेम्पटेशन इन्हीं का है मैम क्या? अभी आगे आ रही है। ओके मैम। Madonna with lilies and 8 angels. Temptation of Christ. Youth of Moses. This has been painted in Sistine Chapel. Botticelli की पैनल्स पेंटेड हैं उसमें। एक्चुअली सिस्टाइन चैपल में कुछ और भी आर्टिस्ट के काम है जो पैनल्स बने हुए हैं, उसमें इनका भी वर्क है, राफेल का भी वर्क है और कुछ आर्टिस्ट और हेल्पिंग आर्टिस्ट है उनके भी वर्क है। आगे अभी आज ही आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आगे की स्लाइड्स में जहां माइकल एंजेलो की आएंगी। पनिशमेंट ऑफ द सन्स ऑफ कोरा। नाउ प्राइमावेरा, सी दिस पेंटिंग, आई जस्ट लव दिस पेंटिंग। प्राइमावेरा। इसका जो कंट्रास्ट है, आई एम मैड अबाउट दिस पेंटिंग। और इतने डार्क बैकग्राउंड में इतना कपड़ों का ट्रांसपेरेंट वे, अमेजिंग। Just take a shot of this painting. Birth of Venus. ये पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अर्ली रेनेसां के कवर पेज पे इस पेंटिंग को स्पेस दिया था। उफिजी गैलरी है में ये स्टोर्ड है फ्लोरेंस से। हाँ मैम, इस पेंटिंग में आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है? मतलब पता नहीं, जैसे मुझे उसमें कुछ एक कंट्रास्ट आया। कभी कभार होता है कोई एक पर्टिकुलर चीज आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। ऑन द होल मुझे ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है। मे बी ये इनका जो पोज है बेसिकली मैं सबसे पहले इधर ही जाता है, बहुत ही क्लासिक लगता है मुझे, ये बहुत अच्छी लगती है पेंटिंग मुझे। कई सारी पेंटिंग है, इवन जब बात मोनालिसा की आती है, आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ पेंटिंग। मुझे बहुत और पेंटिंग्स हैं जो उनसे फार बेटर लगती है। हाय रेनेसां। मुझे नहीं लगता रीड करने की जरूरत है, आगे चलें इस पे। यस मैम। फर्स्ट आर्टिस्ट द ग्रेट लियोनार्डो दा विंची, जिन्हें वंडर ऑफ द एज की संज्ञा से विभूषित किया गया था, बिकॉज वो ऐसी पर्सनालिटी थे जो कोई ऐसा काम नहीं था जो उन्हें आता नहीं था, और कोई ऐसा काम नहीं था जो वो बेहतरीन नहीं करते थे। होता है कि आप सब काम कर लेते हैं लेकिन आप किसी चीज में बेस्ट होते हैं, लेकिन वो हर चीज में बेस्ट थे। और इसलिए वंडर ऑफ द एज कहना बहुत बड़ी संज्ञा है। आप बिल्कुल वो चीजें करते हैं जिसके लिए जो अनबिलीवेबल है। दिस वाज द होम, पॉसिबली बर्थ प्लेस, जिसको माना गया है कि इनका यहाँ पे जन्म हुआ था इटली में 1452 से 1472। वेरोचियो की वर्कशॉप में वो गए थे सीखने, और ये पेंटिंग उन्होंने मिलके बनाई हुई है। लीडिंग फ्लोरेंटाइन पेंटर और स्कल्प्टर थे उस टाइम पे। वेरोचियो की चित्रशाला में इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। फर्स्ट फ्लोरेंटाइन पीरियड इनका जो था वो 1472 से 1482 के बीच का था, जिसके बीच में उन्होंने मैडोना ऑफ द कार्नेशन गिनेवेरा डे बेंसी, पता नहीं नाम में थोड़ा प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है इस तरीके के, आप देख सकते हैं। मैडोना ये भी है, ये उनके अर्ली वर्क्स हैं। फर्स्ट
मिलान पीरियड 1482 से 1499 के बीच में इनके ये जो वर्क्स हैं हेड ऑफ अब आप सिर्फ स्केचेस पे भी जाएं तो देखिए कितनी डीप स्टडी है। पेंसिल वही है, स्केचेस वही हैं, लेकिन आप लाइन और फोर्स और डेप्थ देखिए। ये देखिए, ये वर्ड एनाटॉमी ड्राइंग के लिए उनके स्केचेस बहुत ज्यादा लंबे समय तक रेफरेंसेस के तौर पे लिए गए हैं और ये इनकी हैंडराइटिंग में लिखी हुई चीजें हैं। वर्जिन ऑफ द रॉक्स फेमस पेंटिंग है बहुत। इनके पेंटिंग्स में जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है वो एक्सट्रीम डार्क और एक्सट्रीम लाइट का कॉम्बिनेशन होता है। आप जितना ही ज्यादा इसमें डलनेस है उतनी ही जगहों पे ब्राइटनेस है ना। और कमाल का कॉम्बिनेशन होता है कि आप इतने लिमिटेड कलर्स दिख रहे हैं इसमें कहने में, है ना, कोई बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स नहीं, बहुत लिमिटेड जगहों पे आपको ये थोड़े से रेडिश थोड़े से ब्लूइश दिख रहे हैं, अदरवाइज सारे ग्रे शेड्स हैं। लेकिन जो 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 फोकस है पेंटिंग्स पे जिन जगहों पे होना चाहिए, इवन आप किसी भी एरिया को देख लेंगे आप इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड फ्लोरेंटाइन पीरियड इनका 1500 से 1508 के बीच में था। The Virgin and Child with Saint Anne and Saint John the Baptist. I think this is the sketching या मे बी इनकम्प्लीट, क्योंकि उनके बहुत सारे वर्क इनकम्प्लीट रह गए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इतनी मल्टीपल टास्किंग करते थे कि बहुत सारे काम पे वो फिनिश ही नहीं कर पाते थे। These are the same thing. See the expression. Love this. Sketches. See this? Already written, unfinished. Second Milan period 1508 से 1513। शिवा म्यूट कर लो, शायद तुम्हारी तरफ से आवाज आ रही है। इसमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, ये भी ड्राइंग है इनकी। अब ये पेंटिंग्स हैं अनंसिएशन, लियोनार्डो's earliest extant and complete major work. अनफिनिश्ड पेंटिंग, कम से कम अनफिनिश्ड पेंटिंग से ये तो पता चलता है कि किस तरीके से स्टेप्स में वो लोग काम करते थे। ये अनफिनिश्ड है, आज अगर आप लगा देते हैं तो अपने आप में ये कंप्लीट पेंटिंग के तौर पे टांग दी जाएगी, है ना। तो स्टेप्स में काम करना इसलिए इतनी डेप्थ आती थी क्योंकि बहुत तरीके से बहुत लंबे समय तक सालों साल एक पेंटिंग पे काम होता था। अब तो जब टेस्ट मैच की जगह वनडे और वनडे के बाद आईपीएल 2020 ने ले लिया तो पेंटिंग्स का भी दौर यही है, सालों साल छोड़ करके महीने और दिन से हटा के घंटों में पेंटिंग बनने लगी है। और अब लोग स्पीड पेंटिंग पे आ गए हैं कि कितनी कम समय में बना के तुरंत टांग दें। लोग टांगने के बाद पेंटिंग करने लगे हैं, इतनी जल्दी रहती है, मतलब इंक्लूडिंग मी। लेडी विद एरमाइन, इट्स वेरी फेमस। स्पेशली मुझे जो हैंड्स की ड्राइंग, एक्चुअली ये थोड़ी स्ट्रेच हो गई है, ऐसे वाइड हो गई है, ये थोड़ी वर्टिकल थी, अदरवाइज ये हैंड थोड़ा सा ऐसे हो गई। बहुत ही कमाल की ड्राइंग है हैंड्स की, बहुत कमाल। नाउ दिस इज द लास्ट सपर, अंतिम भोज। बहुत सारी स्टोरीज है इसके पीछे भी कि दीवार पे ऑयल पे बना दिया गया, बाद में नाजियों ने गोलियां भी चलाई हैं, फिर दरवाजा लगा दिया गया, फिर ये क्षतिग्रस्त हुई, फिर इसको रिफॉर्म किया गया, तमाम सारी स्टोरीज इसके साथ कनेक्टेड हैं। बट बेसिकली पेंटेड ये है कि ईसा बैठे हुए हैं बहुत सारे संतों के बीच में और इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि तुम में से कोई एक मुझे धोखा देगा। इतनी के बाद ये कोलाहल जो मचा हुआ है अगल बगल के 8 संतों के बीच में, दिस इज द डिपिक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। My God, Mona Lisa, the most controversial, most famous। इतनी स्टोरीज तो YouTube पे पड़ी होंगी जितनी बनाते समय उन्होंने सपने में कल्पना नहीं की होगी, है ना। सिंपल सी पोर्ट्रेट है, एक लेडी की पोर्ट्रेट है, लेकिन इसके पीछे इतनी कहानियां हैं कि ये एक आदमी की भी पोर्ट्रेट है, यहाँ तक कह दिया गया। जाने कितनी रिसर्चेस, आई डोंट थिंक इतने रिसर्चेस की नीड है। इट्स जस्ट अ सिंपल पेंटिंग एंड ऑसम, बहुत बड़ी नहीं है साइज में,
चोरी हो गई थी, फिर कैसे ये वापस मिली है, फिर वापस मिलने के बाद इसको बिल्कुल बुलेट प्रूफ कांच के भीतर सुरक्षित रखा गया है वहां, है ना, देखने के लिए। और बहुत बड़े साइज में नहीं, सबसे ज्यादा, लेकिन इसको लूव्र में देखने की संख्या इसी के लिए उमड़ती है लोगों में, जो लोग भी विजिट करते हैं। इनकी ड्राइंग्स, एक ये वॉर्म की ड्राइंग है, और ये कोई काल्पनिक चीज नहीं हो सकती। काल्पनिक इसलिए नहीं हो सकती कि अगर ये स्टडी जब तक की बॉडी को देख करके नहीं की जाएगी, आप इस तरीके की ड्राइंग इंटरनल पार्ट की नहीं कर सकते। कुछ चीजें और भी ऐसी आई हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है सुनने में, कि डेड बॉडीज को, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डेड बॉडीज की तलाश में रहते थे और उनको स्टडी के लिए यूज करते थे। किस तरीके से स्टडी करते थे उसके इंटरनल ऑर्गन्स की, उनकी मसल्स की, क्योंकि इंटरनल पार्ट की स्टडी बिना देखे आप नहीं कर सकते। बाहर से तो इंसान वैसा ही दिखता है, सारे इंसान जैसे होते हैं, और हाथ पैरों की आप स्टडी एक्सटर्नल बॉडी की कर सकते हैं, इंटरनल मसल्स और मांसपेशियों की तो आप देख के ही कर सकते हैं, जिसके लिए इस तरीके से बॉडीज का जो डिसेक्शन करके वो चेक करते थे। By that way they have studied this type. See this, science and inventions. This is the anatomical study of the arm. Now, how can you draw this kind of bones without seeing this? क्या आप अपने हाथ को देख के इस तरह की हड्डी बना सकते हैं? नहीं, स्कल को देख करके इस तरीके की ड्राइंग पॉसिबल है। नाउ, इस तरीके की जो डिजाइन्स थी, जिनको कि आगे चल के बहुत सारी चीजों का आधार भी बनाया गया, ये ब्रेन से रिलेटेड चीजों की, सॉरी, साइकोलॉजिकल स्केच ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड स्कल, पता नहीं, सॉरी। नाउ, एरोप्लेन की डिजाइन, हेलीकॉप्टर की डिजाइन, इस तरीके के युद्ध में इस तरीके के मशीनों की डिजाइन, दीज आर द इन्वेंशंस जो उन्होंने 14वीं 15वीं शताब्दी में कल्पना कर ली थी और ड्राइंग कर ली थी। So it's very much justified to call him a wonder of the age. माइकलएंजेलो। माइकलएंजेलो के बारे में एक बहुत अच्छी मूवी है, अगर आपको मिले तो आप देख सकते हैं, एगनी एंड एक्सटेसी। इसमें मुझे उसके कुछ पार्ट इसमें ऐड करने थे, बस मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैंने उसमें किया नहीं, और अगर वो मैं कर देती तो शायद बहुत लंबी स्लाइड्स हो जाती। लेकिन एगनी एंड एक्सटेसी आप अगर सर्च करेंगे तो मे बी यूट्यूब पे कुछ पार्ट्स मिल जाएं आपको। उसमें द मेकिंग ऑफ सिस्टाइन चैपल है, किस तरीके से सिस्टाइन चैपल को पेंट किया है उन्होंने, इसकी पूरी बायोग्राफी है उनकी, बेसिकली किस तरीके से उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम किया है, ये उसमें बनी हुई है। ठीक है मैम, नेम रिपीट कर दो। एगनी एंड एक्सटेसी, एगोनी एंड एक्सटेसी, ठीक है, आप गूगल कर लेना, यू विल गेट इट। उसके चूंकि पार्ट्स को क्रॉप करके इसमें ऐड करना था, आई डिडंट गेट दैट मच टाइम, सो आई कुड नॉट डू दैट। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ ही कर सकती हूँ, इसमें इमेजेस दिखाऊंगी आपको, पॉसिबल है आपको उतनी चीजों से भी काफी क्लैरिटी रहेगी। स्कल्पचर, द पिएटा, पिएटा से भी रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज हैं। एक सनकी ने इन पे कम से कम 12 थोड़ों से वार किया, वर्तमान समय में ये हिस्सा इनका नोज का टूटा हुआ है इस पे, लेकिन ये मतलब ये हाइट ऑफ द एक्सपर्टाइजेशन है, मतलब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, मतलब अकॉर्डिंग टू मी जो ये वर्क है। नॉट ओनली द एक्सप्रेशन, मतलब आप मीडियम पे भी जाएं तो इट इज मार्बल। Yesterday we have discussed how difficult it is to carve marble, and the shine, you can see the shine also. Each and every fold, the body, आप देखो कि किस तरीके से, मतलब गोद में रखा हुआ मृत शरीर कैसा हो सकता है, किस तरीके से ये बनाया हुआ है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड इमेजिनेशन। That's why we are reading this chapter as a high Renaissance.
पीक है, इससे बेहतर नहीं हो सकता। नाउ दिस इज डेविड, the most famous work of Michelangelo. Basically he was a sculptor, but Sistine Chapel की जब बात आती है तो इतना अच्छा वर्क था कि पोप जूलियस ने उनको जबरदस्ती बनवाया है उनसे, न केवल सिस्टाइन चैपल बल्कि द लास्ट जजमेंट पे भी उनसे काम करा लिया उन्होंने एंड में। सो दिस इज अ बिग पीस ऑफ स्कल्पचर एंड मैंने इसको आपको दोनों तरफ से दिखाने के लिए दोनों फ्रंट एंड बैक की इमेज दोनों रखी हुई है। सो यू कैन सी द टॉम्ब ऑफ जूलियस सेकंड, ये स्कल्पचर्स जो लगे हुए हैं, यू कैन सी दिस सिस्टाइन चैपल सीलिंग। अब आप ये जो पैनल देख रहे हैं ये लाइन से लेफ्ट राइट वॉल पे जो पैनल्स बने हैं इनमें बहुत सारे बॉटिचेली के रफेल के वर्क हैं। ये जो सीलिंग है दैट इज पेंटेड बाय एंजेलो एंड यू कैन सी द अपर साइड ऑफ द सीलिंग। 4 साल लगभग लगे इसको बनाने में। एंड दिस इज द एक्सटीरियर ऑफ द सिस्टाइन चैपल and in 2017 the pic has been taken and it looks like that at that time without painted ceiling। ये अभी खाली है जब, है ना, रिकंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसमें पैनल्स बने हुए हैं। ये तब की इमेज है जब अभी इस पे पेंट नहीं हुआ था। इसमें साउदर्न वॉल पे आप देख सकते हैं, ये मैंने ये लिस्ट है जिसमें ये है कि कौन कौन सी पेंटिंग साउदर्न वॉल पे बनी हुई है और किन के द्वारा बनाई हुई है। ये पेरुजिनो और उनके असिस्टेंट हैं सैंड्रो बॉटिचेली और उनकी वर्कशॉप के थ्रू बनी हुई हैं। रोजेली हैं, डोमेनिको हैं, टूसी हैं और ये बहुत सारे आर्टिस्ट, ये सैंड्रो बॉटिचेली अगेन, ये इतने आर्टिस्ट हैं जिनकी पेंटिंग साउदर्न वॉल पे है। नॉर्दर्न वॉल पे है ना पेरुजिनो असिस्टेंट सैंड्रो बॉटिचेली, गिरलैंडियो, है ना, रोजेली, पेरुजिनो, रोजेली, इनकी बनाई पेंटिंग्स लेफ्ट राइट आपने देख ली थी अभी वॉल कि वो पैनल्स पे पेंटिंग इनकी बनाई हुई है। और ईस्टर्न वॉल पे ये पेंटिंग्स बनाई हुई हैं गिरलैंडियो की। एंड दिस इज अ चार्ट plan of the pictorial element of the ceiling showing the division of the narrative sense into 3 parts themes, है ना। ये लाइंस अब इसमें इतनी बहुत ज्यादा, मैं जितना ज्यादा इसको लार्ज कर रही थी तो उतना ही ब्लर होता जा रहा था। इट इज रीडेबल, यू कैन सी, है ना। 3 स्टोरीज ऑफ नोआ, ऐसे ये बनी हुई हैं, ठीक। द क्रिएशन एंड डाउनफॉल ऑफ एडम एंड ईव, ये 3 पैनल इसके हैं। द क्रिएशन है ये इस कलर से, मेरे ख्याल से ये जो बने हुए हैं इसमें, है ना। एंड प्रॉफिट्स एंड सिविल्स, ये पिंक एंड और इसमें जो है ना ये शेडेड बने हुए हैं एंड ब्लू कलर के ये पैनल्स बने। इसमें ये जो पर्टिकुलर नेम्स लिखे हुए हैं ये पैनल्स में सर्टेन नेम्स की पेंटिंग्स बनी।
सॉरी। तो उसके बाद ये नेक्स्ट इमेज है। पिछली इमेज आपने अगर क्लिक की होगी तो यू कैन कनेक्ट विद दिस इमेज। ठीक है, मतलब इस तरीके से पैनल को एक बार में देखा जाना इजी नहीं है, बंदे ने बना के रख दिया। ये पैनल आधा की इमेज ऐसी है कि जब ये फॉर्मेशन था, और ये आधे की पेंटेड इमेज है। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन माइकलएंजेलोस स्केच ऑफ द सिस्टाइन सीलिंग आर्किटेक्चरल आउटलाइन। ठीक है, क्लियर हो रहा है? एंड दिस इज द पार्ट ऑफ सीलिंग कि किस तरीके से ये सीलिंग सेक्शन। ओके, क्रिएशन ऑफ एडम। अब ये जो पैनल्स में, डिफरेंट पैनल्स में जो पेंटिंग्स है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग को मैंने डिटेल में इसलिए डाल दिया है कि आप थोड़ा सा इमेजेस को पास से देख सकें। ये इसलिए देख सकें कि जो स्टडी है उस आर्टिस्ट की, मुझे तो ये हाई रेनेसा के सबसे फेवरेट आर्टिस्ट हैं। मतलब मुझे लियोनार्डो से भी ग्रेटेस्ट वन लगते हैं बिकॉज इनका वर्क, और जब आप मूवी देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि किस कदर एक्सेलेंस इनके अंदर था। See this, ये जो ग्रीक जो स्कल्पचर थे, जिस तरीके से बॉडी एंड मसल्स ये पेंटेड थी, उसका रिफ्लेक्शन भी है ना? वो भी क्लासिकल आर्ट थी, ये भी क्लासिकल आर्ट है। God dividing the waters, showing the illusionary architecture and the positions of the Indi and medallions, whatever the इस तरीके की स्टोरीज हैं। जब तक ये स्टोरीज आपको पता नहीं होंगी, शायद नाम से आप समझेंगे नहीं। और बाइबल के तमाम कथानक हैं जिनसे जुड़े हुए पेंटिंग्स में इन्होंने उसको डिपिक्ट किया हुआ है। डिटेल ऑफ द सीलिंग्स वेस्ट एंड शोविंग पेंडेंटिव्स एंड द प्रॉफिट जिकारिया, पता नहीं क्या क्या स्पेलिंग्स हैं। Now this one is the image of God in the act of creation was painted in a single day and reflects Michelangelo himself in the act of creating the ceiling. यह अज्यूम किया गया है कि ये माइकलएंजेलो ही सीलिंग को पेंट करते हुए बनाए गए हैं। क्रिएशन ऑफ एडम, क्रिएशन ऑफ ईव एंड द फॉल ऑफ एक्सपल्शन फ्रॉम पैराडाइज। इस तरीके की पेंटिंग आपने देखी थी। किसकी पेंटिंग थी? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखी थी, एक्सपल्शन। बॉटिचेली? कोई नहीं मैंने याद करने के लिए नहीं बोला था। आप सिर्फ देखिए, देखिए इसलिए क्योंकि ये लर्निंग नहीं है, या कुछ दिन बाद बार बार, अब की बार आप रेनेसा को नए दृष्टिकोण से पढ़ेंगे जब आप ये आज स्लाइड्स देख लेंगे। It was Masaccio. Separation of light from darkness, creation of the sun, moon and plants, separation of land and water। ये भी पहले पेंटिंग एक बार आ चुकी है, ये रिपीट में यहाँ लग गई है। डिटेल फ्रॉम द ग्रेट फ्लड, ये पैनल का ही पार्ट है। सेक्रीफाइस ऑफ नोआह, द फ्लड, अभी ये पीछे जो पेंटिंग थी ये उसी का पार्ट है इस पेंटिंग का। ठीक है, ये जूम पार्ट था इतना। एंड ड्रंकनेस ऑफ नोआह, एंड दिस फिगर इज वन ऑफ द मोस्ट रिप्रोड्यूस्ड ऑन द सीलिंग। ये इस तरीके का फिगर मल्टीपल टाइम, आई थिंक जितना मैंने पढ़ा है 343 ह्यूमन फिगर्स फुल लेंथ पेंटेड हैं इसमें सिस्टाइन चैपल में अप्रॉक्स। नाउ लास्ट जजमेंट। अब ये जो सीलिंग बनी हुई है और लेफ्ट राइट जो पैनल्स है, उसके पीछे की वॉल है पैनल, उस पे ये लास्ट जजमेंट की पेंटिंग उन्होंने की थी। बाद में पोप ने अगेन उनको कॉल किया और इस पेंटिंग को बना। बहुत बड़े साइज की पेंटिंग है ये, इट्स वेरी ह्यूज इन साइज। और इसमें ये बीच में जो पेंट किए गए हैं ईसा, है ना, रीबर्थ है एक तरीके से उनका, कि वो लोगों को उनकी मृत्यु के बाद सही और गलत तरफ भेज रहे हैं ना, जजमेंट, लास्ट डे जो जजमेंट होता है ना, डेविल्स के पास जा रहे हैं कुछ लोग, अच्छी जगहों पे जा रहे हैं, इस तरीके से।
ये देखिए, एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द पेंटिंग द डेड आर रेज्ड फ्रॉम देयर ग्रेव्स एंड असेंट टू बी जज्ड. To the right are those who are assigned to hell and are dragged down by demons. ठीक है, लेफ्ट और राइट में तो ये पूरा जजमेंट है, और इसमें ईसा जो पास है काफी बड़े साइज में बने हैं, दैत्याकार ऑलमोस्ट. ये सेंटर में जो अभी मैंने दिखाया था उनका जूम पार्ट है. क्लियर है? दिस इज थोड़ा कवरिंग ज्यादा है इसमें, हालांकि थोड़ा ब्लर हो गया है इसको स्ट्रेच करने में. ग्रुप ऑफ द सेव्ड, ये जो जिनको उन्होंने ग्रेव से निकाल करके और उनको न्याय दे दिया है, ये उनकी इमेजेस हैं. ये है ये बॉल जिस पे ये लास्ट जजमेंट पेंट किया गया है. दिखाई दे रहा है ये पैनल आपको? यस मैम. These are the demons. Group of the demon with, ये जो राक्षसों के पास, ये अब फेस से पता चल रहा है ना, जो बुरे काम करने वाले लोग होते हैं उनको राक्षसों के पास भेजे गए हैं वो. मतलब ये नर्क की थ्योरी सिर्फ हाँ, हमारे यहाँ नहीं है, इनके यहाँ ये भी है. ये देखिए, ये वो बॉडी ऐसी है कि खाल है शरीर का, ऐसे दिखाया गया है. Displaying his clad skin with the face of Michelangelo. अच्छे बुरे की तो हर ही धर्म में परिकल्पना है कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे करेंगे तो नर्क में जाएंगे. जस्ट बिकॉज ऑफ फियर, कि लोगों में एक भय भी रहे, धर्म से लोग प्रभावित होते हैं, तो कम से कम धर्म के डर से, स्वर्ग और नर्क के डर से ही लोग अच्छे काम करें और बुरे काम ना करें, है ना. उनके अदर वर्क्स हैं ये. See this, also a masterpiece. Male figures and specific. This is incomplete. और देवदूत जिसमें पंख लगे हो, फिगर कॉम्पोजिशंस इनके बेस, ये अभी इनकम्प्लीट वर्क है, कार्विंग के स्टेज पे ही है ये. ये कॉन्ट्रापेस्टो पोज है, ये देखिए, पैर की विपरीत दिशा में मुड़ता हुआ शरीर, यानी अंग्रेजी के एस अक्षर के समान बना हुआ शरीर. ये डिटेलिंग है, गिरता हुआ शरीर का फ्लो देखिए, फोर्स देखिए. राफेल, राफेल बहुत कम एज में मर गए थे, बहुत यंग आर्टिस्ट, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने एक बहुत अच्छा नाम कमाया. इनके पिता भी आर्टिस्ट थे, है ना, जियोवेनी सैंटी, है ना, और वो कोर्ट पेंटर थे ड्यूक के यहाँ. अर्ली लाइफ एंड वर्क्स, ये उनके पिता राफेल्स फादर. क्रूसीफिक्शन, क्रूसीफिक्शन बेसिकली बहुत सारे आर्टिस्ट ने पेंट किया है, इसलिए कई जगहों पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाएगा जब आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस, उसमें अगर दो तरीके के आर्टिस्ट हैं, मे बी आप ध्यान दीजिएगा कि आर्टिस्ट कौन से हैं जिन्होंने क्रूसीफिक्शन पेंट किया है. इस चीज पे जरूर कहीं आप नोट डाउन कर भी लिया करो. पेरिजिनी स्टाइल का इन्होंने वर्क किया था, इट इज रिटन हियर, यू कैन रीड आल्सो. कोरोनेशन ऑफ द वर्जिन, Wedding of the Virgin, Raphael's most sophisticated altarpiece of his period. उनके पीरियड को फ्लोरेंटाइन पीरियड, रोमन पीरियड, इस तरीके से पीरियड्स में डिवाइड किया गया, क्योंकि सर्टेन जगहों पर रह के उन्होंने जो काम किया है, उतने समय के काम को ये कंसिडर किया गया है कि पर्टिकुलर ये पीरियड है, रोमन पीरियड है इनका, ये इनका फ्लोरेंटाइन पीरियड है. और उनके बहुत सारे म्यूरल्स हैं, वॉल में पैनल्स हैं, वो बड़े पैनल्स हैं, और कुछ पोर्ट्रेट्स बहुत फेमस हैं. स्मॉल वर्क है ये.
लोग में प्रिजर्व्ड है। इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लोरेंस, डिपोजिशन ऑफ क्राइस्ट, बहुत ही फेमस पेंटिंग है। आई लव द कलर स्कीम ऑफ द एंटायर पेंटिंग। मतलब बहुत ही क्लासिक कॉम्बिनेशन है कलर्स का इस पेंटिंग में। जब उनको सूली पर से उतारा गया है, डिपोजिशन मतलब उनका जो था उसको पेंट किया गया है। Madonna of the Pinks, ये रोमन पीरियड में उनके बने पैनल्स हैं। परनासस, सेंटा डेला सिग्नेचुरा में बना हुआ है ये म्यूरल। आप देख सकते हैं कि ये डोर भी बीच में बना हुआ है। ये जो एरिया पैनल है इसमें ये पेंटिंग बनी हुई है इनकी, रोमन पीरियड की बनाई हुई पेंटिंग है ये। सेंटा डेला सिग्नेचुरा, ये दिख रहा था आपको अभी यहाँ पे ऐसे। ये स्कूल ऑफ एथेंस पेंट है। ये जो पेंटिंग है स्कूल ऑफ एथेंस है। अभी आगे आएगी डिटेल में। यस। मास ऑफ बॉल्सेना, मेरे ख्याल से उसी हॉल के किसी और साइड के पैनल पे बनी हुई पेंटिंग है। डिलीवरेंस ऑफ सेंट पीटर, 1514 द फायर इन द बोर्गो, ये है स्कूल ऑफ एथेंस। अभी वहां से एक पीछे की इमेज में दिख रही थी राइट साइड के पैनल पे। इट्स अ वेरी फेमस पेंटिंग ऑफ राफेल। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो बिकॉज स्पेस को भी यूज किया गया है। ये डोर बना हुआ है इसके साथ में। एक इस डायमेंशन में है 500 सेंटीमीटर इंटू 770 सेंटीमीटर का जो साइज है। अदर पेंटिंग प्रोजेक्ट्स में इनका ट्रायम्फ ऑफ द गैलेटिया is only major mythology for Chigi's villa. Pessimo brings a new degree of expressiveness to his art. पेंटिंग को बहुत important माना गया है as per the skill of Raphael. The Holy Family. This is the scheme, color scheme, which represent the entire Renaissance. जैसे ही इस तरीके की पेंटिंग आप ऐसी बहुत सारी हैं, सब्जेक्ट अलग है, टॉपिक्स अलग है, आर्टिस्ट भी अलग है, लेकिन जिस तरीके से ये कलर स्कीम और ये जो रिफ्लेक्शन है लाइट एंड डार्क का जो कॉम्बिनेशन है, ये हमेशा आपको आप बताएगा कि कहीं ना कहीं से आप रेनेसां से कनेक्टेड ये वर्क है ना। अगर बच्चे की भी बॉडी है तो उसकी आप देख सकते हैं कितनी डिटेल्ड है। ट्रांसफिगरेशन, अनफिनिश्ड एट हिज डेथ, इसको किसी अदर आर्टिस्ट ने कंप्लीट किया था, वो डिटेल में इसमें दे नहीं पाई हूँ अभी, लेकिन ये उनकी तरफ से अनफिनिश्ड था, बाद में किसी ने कंप्लीट किया है इसको। फेमस पेंटिंग और मेमोरेबल भी इसलिए है क्योंकि उनकी लास्ट पेंटिंग है। उनकी बनाई हुई पोर्ट्रेट्स है, इनकी डिटेल में दे नहीं पाई हूँ ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। ड्राइंग्स, see how detailed drawing they have done. Multiple figures. अगर आपको लगता है कि मैं तेज आगे स्लाइड बढ़ा रही हूँ तो मुझे बता दीजिए अगर आपको किसी स्लाइड को देखना हो, क्योंकि मैं तो अपनी स्पीड से बढ़ा रही हूँ। More drawings. प्राइवेट लाइफ एंड डेथ, इनकी मिस्ट्रेस रही हैं। प्रोबेबली ये सेल्फ पोर्ट्रेट्स उनकी रही हैं जिसको कि अज्यूम किया गया है
ये शायद उनकी खुद की बनाई हुई पोर्ट्रेट्स हैं, सेल्फ बैकग्राउंड। ये पेंटिंग आपने देखी होगी ममता चतुर्वेदी की किताब के ऊपर, शायद सिस्टाइन मैडोना, बहुत फेमस पेंटिंग है। सो मैडोना डी सैन सिस्टो, इसका नाम, दो नाम है, इसलिए आप दोनों नाम देख सकते हैं। हो सकता है कि अलग नाम से भी ये क्वेश्चन आ जाए कभी। कमीशन वर्क था ये 1512 में, पोप जूलियस द्वितीय ने बनवाया था उनसे। The canvas was one of the last Madonnas painted by Raphael, and Giorgio Vasari called it a truly rare and extraordinary work. It is extraordinary. I also consider this as extraordinary. Titian. टिशियन एक बहुत ही दीर्घ आयु वाले कलाकार रहे, बहुत लंबे समय तक जीवित रहे, बहुत सारा काम किया, शाही जीवन जिया इन्होंने। अंत में उस चर्च में दफनाए भी गए जिस चर्च में इनके खुद के काम किए गए। प्लेग से इनकी मृत्यु हुई थी, सब आपने पढ़ा होगा आई होप। लेकिन यहाँ पर Yes, उनके ma'am. कुछ Yes, और ma'am. वर्क डिटेल आपको दिखा रहे हैं आगे। अर्ली ईयर्स, अ मैन विद अ क्विल्टेड स्लीव, नेशनल गैलरी लंदन में ये है। सैक्रेड एंड प्रॉफन लव, रोम में है। ये इस पेंटिंग का ये पार्ट थोड़ा ये ज्यादा क्लियर इमेज थी, तो एक इमेज आपको और भी रख दी मैंने इसमें आपको थोड़ी विजिबल क्लियरिटी ज्यादा है। दो इट इज नॉट मच क्लियर बट इट इज far clear from this image. Assumption of the Virgin. It's a huge panel, I think. It took Titian more than 2 years to complete this painting in the Frari Church in Venice. It's dynamic 3-tier composition. 3-tier means आप देख सकते हैं ऐसे. And color scheme established him as a preeminent painter north of Rome. Mature work है आगे की. Religious work also functions as an idealized portrait of a beauty, a genre developed by Titian, supposedly often using Venetian courtesans as models. ये head लिया हुआ है साथ में, head of John and Baptist. Baxis and Derrida, नेशनल गैलरी लंदन में है, बहुत ही फेमस पेंटिंग है ये भी। इसमें लाइट एंड शेड आप देखिए बहुत अच्छा है। मीन्स ये फिगर यहाँ पे है, इस फिगर का शेड इन एनिमल्स के ऊपर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइट एंड शेड को किया गया है इस्तेमाल। ये बहुत अच्छी पेंटिंग है। ऑब्वियसली टिशियन वाज अ ग्रेट आर्टिस्ट और हाई रेनेसां के आर्टिस्ट हैं, तो वर्क का स्टैंडर्ड भी ऑब्वियसली बहुत रिच है। वेनिस में ये है पेंटिंग बनी हुई। Venus and organist and little dog. Here is a little dog. Is it visible? The dog. Yes, ma'am. Organist है, ये ऑर्गन बजा रहा है। लेकिन आप देखिए कि जो कलर्स हैं, बॉडी पूरी क्या, बॉडी का जो कलर है या पूरी एनाटॉमी है, ये बहुत जबरदस्त है। पूरे अभी तक इतने लंबे पीरियड में आपने ये पूरे हाई रेनेसां में जो देखे हैं पैरामीटर्स, ये सबसे पीक पे यानी कि बेस्ट वन है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं। वॉइसेस सीरीज ऑफ फिलिप टू, ये डिफरेंट एक कोई सीरीज फिलिप टू की थी जिसमें इनकी बनाई हुई ये पेंटिंग्स हैं टिशियन की। जस्ट हैव अ डीप लुक, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।
मूव करूं आगे? Yes, ma'am. इनकी डेथ, टॉम्ब ऑफ टिशियन इन सांता मैरिया ग्लोरोसिया डे फरारी, ये उनका टॉम्ब है। और पिएटा हिज लास्ट पेंटिंग, पिएटा उनकी पेंटिंग है। While the plague raged in Venice, Titian died of a fever on 27th August 1576. Depending on his unknown birth date, he was somewhere from his late 80s or even close to 100. ये कहा गया है कि लगभग 100 वर्ष तक। एग्जैक्ट उनकी डेट नहीं पता थी, बर्थ डेट, इसलिए जो डेथ की डेट से जोड़ा गया कि लगभग 100 वर्ष के वो हो चुके थे। एंड टिशन was entered in the Frari Basilia इसमें as at first intended, and his Pieta was finished by Giovanni. He lies near his own famous painting, the Madonna di Pizarro. No memorial marked his grave. Much later, the Austrian rulers of Venice इनको कमीशन पे किया और लार्ज स्कल्पचर मॉन्यूमेंट बनवाया। अंत में इतना है कि एक बहुत लंबा पीरियड आपने पढ़ लिया, 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के बीच का एक बहुत ही रिच कल्चर की ये जर्नी थी, जो शुरू होती है सिमाबू जियोटो से और टिशियन। देयर आर मेनी मोर आर्टिस्ट, लेकिन जो बहुत ज्यादा फेमस आर्टिस्ट हैं उनको यहाँ कवर किया गया है। अदरवाइज और बहुत आर्टिस्ट हैं जिनको कि लिमिटेशन की वजह से इसमें कवर नहीं किया है। बट wherever you are, if you have time, you are interested, you can go through the detailed artist list, कि उसमें आपको और बहुत सारे आर्टिस्ट मिल जाएंगे। ठीक है। सो एट लास्ट ओनली थिंग वी विल से दैट पुनर्जागरण सचमुच वर्तमान युग के आरंभ का प्रधान विषय है। साइमंड्स के अनुसार यह मनुष्यों के मस्तिष्क में परिवर्तन से उत्पन्न हुआ और यह व्यापक रूप से मान्य है कि सामाजिक और आर्थिक मूल्यों ने व्यक्ति की जीवन धारा को मोड़ते हुए इटली और जर्मनी में एक नए और शक्तिशाली मध्यम वर्ग को जन्म दिया और इस प्रकार बौद्धिक जीवन में क्रांति पैदा की। पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन के विषय में चर्चा करते हुए साइमंड्स ने इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध सिद्ध किया और साइमंड्स की आलोचना करते हुए दोनों की मूल भावना के बीच अंतर को संकेत किया। दोनों आंदोलन प्राचीन परंपराओं के से प्रेरणा प्राप्त करते थे और नए सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण करते थे। So here this journey of Renaissance period ends. Now over to you and your queries. Unmute yourself. And if you want to ask something, if you want to say something, just you can say. मैम क्या पिएटा टाइटल से किसी और ने भी पेंटिंग बनाई है? किस टाइटल पे बेटा? मैम पिएटा Yes, जो भी last पिएटा में अभी मेरा टिशियन की पेंटिंग थी और पिएटा माइकल एंजेलो का स्कल्पचर है। यस मैम, इट In वाज द fact, डाउट। जो क्रूसिफिक्शन मैंने नाम लिया था, क्रूसिफिक्शन नाम से कुछ आर्टिस्ट की हाँ पेंटिंग मैम, कॉमन उससे है, तो बहुत सारे हैं। तो इसलिए आप वहां डिस्क्रिमिनेट कर लीजिएगा। आप जब कभी भी पढ़ें और इस तरीके से आपको कहीं पे कोई आती है, कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप ये जरूर Sculpture ध्यान और दीजिएगा कि जो ऑप्शंस है उसमें से सच में वो आर्टिस्ट है कि नहीं। ऐसा ना हो यस किसी एक मैम, ये आर्टिस्ट डाउट की था ही। कि स्कल्पचर किसका है और पेंटिंग किसकी है। सो थैंक यू स्कल्पचर तो वेरी मच क्लियर कि माइकल एंजेलो का है। मैम। यस मैम। It is the most famous work. So how was the slides? इट वाज टू गुड मैम। थैंक बहुत यू अच्छा फॉर है। मोर डिटेलिंग एंड बहुत अच्छी। बहुत काफी अच्छा deeply था। इतने studied किया। शॉर्ट में इतनी अच्छी चीजें बताना मुश्किल होता है, लेकिन आपने सारा कुछ क्लियर कर दिया। बहुत अच्छा लगा। और उसमें जो पेंटिंग्स का सिलेक्शन था वो भी मैम ठीक है, इंटरेस्टेड बहुत होते हैं हम लोग देखने के लिए। सो एक्चुअली विजुअल सब्जेक्ट को आप सिर्फ लिटरेचर के तरीके से पढ़ा नहीं सकते। मैंने कहा बार बार कि अगर चित्र की जो भाषा है वो लिखत पढ़त से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। सपोज मैंने यहाँ पे एक बैल बना दिया, ठीक है, तो पूरी दुनिया देख के समझेगी कि बैल है, जिसने बैल देखा होगा कभी। लेकिन अगर मैंने हिंदी में बैल लिख दिया
या इंग्लिश में लिख दिया है। हिंदी जानने वाले को हिंदी वाली समझ आएगी, इंग्लिश जानने वाले को इंग्लिश में बोल समझ में आएगा, बट द पर्सन हु डजंट नो द लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, हाउ विल ही अंडरस्टैंड? बट वेल बना हुआ तो सबको पता चलेगा। बच्चे की पढ़ाई भी हम सबसे शुरुआत करते हैं पिक्चर्स के थ्रू। उसको एप्पल दिखाते हैं, दिस इज एप्पल, नॉट हम उसको लिखा हुआ दिखाते हैं कि APPLE, बिकॉज उस समय तक उसको लेटर और अल्फाबेट्स का कोई ज्ञान नहीं होता है। तो वो क्या करता है, वो एप्पल देख के पहचान लेता है और लाइव उसके सामने Yeah, एप्पल आता है तो वो समझ जाता है। तो दिस इज द पावर ऑफ योर सब्जेक्ट। So be proud of your subject firstly, and wherever you go you have to pose as a proud painter, as a proud the scholar of the subject, because एक टाइम था कि लोग बोल देते थे कला पढ़े हैं कला पढ़ रहे हैं, Yes, ये क्या ma'am. पढ़ रहे हैं, ये कौन सा विषय होता है बिल्कुल है ना। लेकिन Yes, ma'am. लेकिन फाइन आर्ट्स के प्रोफेसर और मैथ के प्रोफेसर की सैलरी सेम है। इट इज वेरी गुड कि आप ma'am. कहीं भी सब्जेक्ट कमतर नहीं है ना। डिपेंड करता है कि उस सब्जेक्ट में आपकी महारत कितनी है। आप साइंस पढ़ रहे हैं, आपने कह तो दिया सबसे कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, बट यू आर टू पुअर इन साइंस, एंड हम कह रहे हैं हम कला Yes, पढ़ रहे हैं और ma'am. हम कला में बहुत अच्छी जगह पे हैं। हु इज बेटर? सब्जेक्ट नहीं कभी भी डोमिनेट होते हैं, सब्जेक्ट सारे अच्छे होते हैं, लेकिन हम जब आप बात करते हैं भाषा की तो हमारे पास इतने पुराने इतिहास के जो साक्ष्य हैं वो चित्रों के माध्यम से मिले हैं हमें। yes, ma'am. I think कला lakhs तो of सबसे people have पुरानी भाषा visited है. in lakhs of people have visited in that church or chapel, है ना। Yes. इतने लोग, Yes, ma'am. किताब रख दी जाए तो नहीं जाएंगे उसको खोल के पढ़ने, है ना। So Yes. this is the basic impact. So I have not written much in the slides, क्योंकि अगर मैंने बहुत कुछ लिखा होता तो limited slides I read, और मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे भी पता था कि वो कुछ सुनना नहीं चाहता है। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द पेंटिंग्स को देखना अपने आप में एक ना ट्रेजर होता है। अब वन आफ्टर अनदर पेंटिंग आपके सामने आती है और अच्छी आती जाती है, क्योंकि हमने शुरू ही प्रोटो से किया है और खत्म हाई पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम बेटर की तरफ जा रहे होते हैं, और वन आफ्टर अनदर हमको बहुत अच्छी पेंटिंग देखने को मिलती जाती है ना। Yes. तो दैट वाज द रीजन कि आपको ये स्लाइड अच्छी लगी, क्योंकि आपको बहुत सारी पेंटिंग इमेजेस और डिटेल्स पढ़ के नहीं, देख के समझने को मिली है। Yes. माय मोटो वाज डन, एंड आई डोंट थिंक कि आगे मैं आप लोग की क्लास लूंगी। आई हैव मेनी वर्क टू डू पेंटिंग, मेरे बहुत पेंटिंग वर्क है, सो आई हैव रिफ्यूज्ड। मैंने तो आज मुझे But we लगता है कि enjoy अगर your बहुत class, ma'am. But we enjoying your class, ma'am. हाँ, it was अच्छा लगेगा अगर आप आगे मिलेंगे. So thank you, ma'am. Yes, ma'am. लेट अस सी अगर मेरे को टाइम आगे रहा, बिकॉज अभी बहुत सारे असाइनमेंट की वजह से मैं, और ऑफिशियल वर्क थोड़ा ज्यादा है इस समय कुछ, तो और मैं पढ़ाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है। आपको दिख भी रहा होगा कि इट टेक्स टाइम टू क्रिएट सच पीपीटी, Yes. Yes, तो ma'am. थोड़ा मैं आई नीड टाइम। if I'll get time, I'll take your classes in coming days. For now I have decided. Anyways, अगर आगे की भी क्लास कभी लेनी पड़ेगी तो आपको जो बचे हुए चैप्टर्स हैं प्रोबेबली उन चीज़ों को दिखाएंगे। बारोक की आपको मैनरिज्म है, कुछ चीज़ें और हैं, चैप्टर्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल यूरोपियन पढ़ाऊँ, मे बी कोई और टॉपिक हो सकता है, मे बी कोई कंटेम्प्रेरी टॉपिक हो सकता है, कोई डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है, बिकॉज मैं ये चाहती हूँ कि ये केवल मैं अपनी तरफ से बोलती हूँ, कोई ऐसा डिस्कशन का पॉइंट रह नहीं जाता है। आई जस्ट आस्क एंड यू जस्ट आंसर, बट टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए जो थोड़े सेमिनार की तरीके से चलें, है ना। यू ऑल्सो Yes. से समथिंग, आप बोलें कुछ, क्योंकि अब आप रिसर्च करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप बोलें, और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप पूछें, क्योंकि अगर आप पूछेंगे नहीं, आप बोलेंगे नहीं, तो बहुत सारी जगहों पे आप सिर्फ संकोच में चीजों को छोड़ेंगे ना। और जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको बिल्कुल बोल्डली आपको चीजों को पूछना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, जानना पड़ेगा,
ये आपको अपनी जो एबिलिटीज हैं एज अ रिसर्च स्कॉलर, यू हैव टू इम्प्रूव योर एबिलिटीज एंड यू हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल ऑल्सो। कि जब आप केवल बोलेंगे और केवल पूछेंगे और लिखेंगे नहीं, उसको स्टोर नहीं करेंगे, तो व्हाट विल यू राइट इन योर थीसिस, है ना? Yes, ma'am. तो रेगुलर बेसिस पे एक एनालिटिकल अप्रोच के साथ राइटिंग जरूर करिए, दो इट मे बी अ सिंगल पेज एवरी डे और वट एवर यू जो आप पढ़ रहे हैं अभी, आप जो टॉपिक है, सपोज मैंने आज आपका एक ये लेक्चर लिया, मैं चाहूंगी कि आप इस पे 2 पेज लिखिए, एक एनालिटिकल पॉइंट से लिखिए, क्रिटिकल एनालिसिस करिए, नॉट जस्ट एप्रिसिएशन ऑफ माय स्लाइड और माय मी कि मैम ने बड़ा अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा दिखाया। अगर इसमें मिसिंग चीजें हैं, मिसिंग पार्ट्स हैं, go through, write about the negative points of the slide of the class. That will be analytical, that will be critical. Yes, ma'am. सुनील जी बहुत शांत हैं आप। ऐसा कुछ नहीं, बस सुन रहा हूँ आपकी बातों को, देख रहा हूँ बताइए, कि बोर्ड आपके पीछे लगा हुआ है, पढ़ा हम रहे हैं, हमें तो लग रहा था कि हम आज आपसे ही पढ़े। हम तो बच्चे के रूम में बैठ जाते हैं, हमें तो यहाँ पे वही फीलिंग आती है कि हम पढ़ने बैठे हुए हैं। Salvi, want to say something? नो मैम, मैं जब भी रेनाइसेंस की पेंटिंग देखती हूँ ना तो मैं खो जाती हूँ किसी और दुनिया में। Come मुझे back, ऐसा बेटा। लगता है We are कि still in the उस class. टाइम इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी तो भी इतनी डीप स्टडी, इतना कुछ Yes. Think about. दिया उसे। आज के टाइम पे मुश्किल होता है वो सब करना। बात सिर्फ ये है कि हम धीरे धीरे इतने ज्यादा सुविधा भोगी हो चुके हैं कि हर चीज को बहुत ज्यादा कैजुअली लेने लगे हैं। Yes, ma'am. सूचना प्रौद्योगिकी ने हम लोगों की आदत दी है बिगाड़। एक समय पे हम लोग फोन नंबर भी याद रखते थे, आज के समय में अपने पास जियो का नंबर होगा, आई एम डैम श्योर 99% लोगों को याद ही नहीं होगा, क्योंकि जियो का नंबर अपना यूज करें, खुद भी फोन में देखना पड़ता है। ठीक है, तो वी डोंट वांट टू स्टडी, वी डोंट वांट टू गो फॉर ड्राइंग्स, वी डोंट वांट टू गो आउटडोर्स, we just want to see internet. We will go and search on the internet for the certain painting, and if we want to create a painting or something creative, we will go immediately on YouTube and Google, है ना? हम लोगों ने हर चीज के रास्ते निकाल लिए हैं, हर चीज की सुविधा, है ना? बहुत सी चीजें, इसमें हमारा आपका दोष नहीं, ऐसा नहीं कि हम बहुत चीजें पर्पसली, हर एक समय देश काल परिस्थिति के हिसाब से इंसान अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और बिल्कुल कंडीशनिंग हमारी वैसी हो जाती है ना? आज की डेट शायद में इसीलिए इसे समकालीन कहते हैं। समकालीन बस यानी कि काल के साथ चलना। काल के हिसाब से आप चल रहे हैं। हालांकि चीजें जब अपने हाथ में होती है, इंसान उसको बदलना भी नहीं चाहता है। आज की डेट में स्टूडेंट्स को आप कह के देखिए, नहीं बेटा ड्राइंग करके 5 ड्राइंग एवरी डे यू हैव टू डू, जस्ट शो मी, कुछ नहीं होगा, वो यस यस मैम वहां तक आएगा, नेक्स्ट डे क्लास में जीरो। सो नोबडी वांट्स, उनको भी लगता है कि फटाफट टेढ़ा मेढ़ा बनाया और हमने उसको लेमैन के सामने एक मॉडर्न पेंटिंग के तौर पे पेश कर दिया, अगले ने मजाक बना के रख दिया, ऐसी तो मैं भी बना दूंगा। ऐसे तो बच्चे मेरे देखते हैं तो बोलते हैं मम्मा ये तो हम भी बना लेंगे। So don't go for that, the psyche and the shortcut. So in every field, मैं रिसर्च की बात करूं, आप रिसर्च स्कॉलर्स हैं सारे, तो मैं फिर कहूंगी कि कट एंड पेस्ट पे मत जाएं आप लोग, है ना? कंपाइलेशन पे केवल मत जाएं, चीजों को सच में सर्च करने की कोशिश करें, है ना? 2-3 more minutes left, I think. अभी what is the time now? 55. 5 मिनट 5 minutes. Yes, Shashi, want to say something? नहीं मैम, बहुत अच्छा लगा, जैसे हम एकेडमिक में पढ़ के आए थे, जिस तरीके से हमने पढ़ा था सिर्फ एग्जाम के लिए, वहाँ पे हमारा टारगेट रहता था कि एग्जाम देना है और नेक्स्ट क्लास में जाना है, प्रैक्टिकल को ही ज्यादा फोकस देना है। लेकिन अभी जो लेक्चर लिया है उसकी मानसिकता कुछ और थी, देखने का तरीका, विजुअल करने का, कलर को पकड़ने का, कंपोजिशन को पकड़ने का, कंपोजिशन के साथ कैसे कैसे एक ही पीरियड के अलग अलग तरीके से काम हो रहे हैं।
तो उन्हीं में वो चीज अंडरस्टैंडिंग करने को थोड़ा सा बाद में फिर से बार बार हमें देखने को मिल रहा है, तो अच्छा लगा। और जिस तरीके से आपने पैनल के साथ उसको रिप्रेजेंट किया है, तो वो बहुत अच्छा लगा कि हम एक ही सीक्वेंस में किस तरीके से आर्ट एक सीरीज से बढ़ बढ़ के आगे कैसे कैसे जा रही है, चाहे वो ग्रीक आर्ट है, चाहे वो ग्रीक आर्ट के बाद पहले मिस्र की कला थी, तो वो सब अच्छा लगा मैम पैनल के अकॉर्डिंग। एक थैंक यू। मानसिकता बनी है माइंड के अंदर कि हम किस तरीके से हम जर्नी करते हैं आर्ट को लेके, यस किस तरीके से समझ अपनी पैदा कर रहे हैं। यू नो व्हाट, मतलब इसमें से पेंटिंग्स के नाम ऐसे बहुत सारे थे। जब मैंने डिटेल स्टडी की तो मुझे समझ में आया कि मैंने कुछ किताबों में उनके गलत प्रोनाउंसिएशन, गलत राइटिंग थी, यस और वो हम पढ़ाई के समय पे एक बार पढ़ लेते हैं तो हमें वही रट जाता है। यस हाँ, और चूंकि होता ये है जो मैम। स्पेलिंग्स हैं, इनका जो प्रोनाउंसिएशन, जो एक्सेंट है, वो हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है। हम नॉर्मल इंग्लिश को प्रोनाउंस कर लेते हैं, लेकिन जब लैटिन और वैसी इंग्लिश की बात आती है, स्पेनिश या टच जहाँ पे है, इटालियन टच है, वो चीजें अभी आपको बोलने में नहीं बनती। तो क्या होता है कि किसी ने बोला कुछ, उस चीज को रिटन में कहीं और आ गया, बच्चे ने पढ़ा कुछ और, लिखा कुछ और, वो कहीं का कहीं पहुंच गया। यस तो ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। और बहुत सी जगहों पे जो एक नेगेटिव चीज मुझे लगती है, द ट्रांसलेशन ऑफ द पेंटिंग्स नेम। पेंटिंग का नाम कभी भी ट्रांसलेट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे आपके नाम की आइडेंटिटी नाम होती है। पेंटिंग के नाम का ट्रांसलेशन तो उसके पूरी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है ना? भाई हमारा नाम स्मृति है तो हमें कोई मेमोरी बुलाने लगेगा क्या? नहीं ना? यस तो डेमोसेल्स एविगॉन पेंटिंग का नाम है, उसका नाम हिंदी में अभिन्यों की स्त्री। आप समझते हैं, जोड़ते रहिए कौन सी पेंटिंग है। अगर आपने दोनों नहीं पढ़ा है एट द सेम टाइम, यू विल लॉस्ट योर माइंड। सो आई कंडेम दिस थिंग कि आप जब पेंटिंग्स के नाम को ट्रांसलेट कर देते हैं। एक चीज मैम ये अच्छी लगी मुझे कि अगर हम लोग एनाटॉमी की स्टडी करना चाहते हैं, उसे और बेहतर करना चाहते हैं, तो रेनेसां पीरियड की पेंटिंग्स को ऑब्जर्व करने से उसमें सुधार आएगा। जब तक आप देखेंगे नहीं, तब तक आप बहुत सी चीजें समझेंगे भी नहीं। कहते हैं ना, कुएं के अंदर रहने पर हम सिर्फ उतनी ही दुनिया समझते हैं कि ये जो गोल घेरे का पानी है, यही दुनिया है। दुनिया तो उसके बाहर है। तो जब आप अपने सेट पैरामीटर्स के बाहर जाएंगे और देखेंगे कि स्टडी भी क्या चीज होती है ना? अभी तो हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं है कि नियम नहीं बने। आपके सबके क्लास में एमए में एक लाइफ स्टडी का पेपर होता है, दैट इज बेसिकली स्टडी ऑफ एनाटॉमी। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो मॉडल बैठा हो तो बनाते हैं। हमने कॉलेज में ज्वाइन किया था तो हमारे यहाँ बच्चे बनाते भी थे, मॉडल्स बिठाया जाता था। इवन मैं भी लेती थी क्लास। आज की डेट में सुनील जी के पास लाइफ स्टडी की क्लास है, हम लोग मॉडल बिठाते हैं, लेकिन बच्चे कितना आते हैं और कितना बनाते हैं। तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे चीजें चल रही, लेकिन जब आर्टिस्ट काम करता था ना, तो वो आपके घर में लोग हैं, क्यों नहीं बना सकते आप? आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली है जहाँ आप रिजाइड करते हैं, और ह्यूमन बींग से सराउंडेड हैं आप। कैसे किसी को नहीं बिठा सकते आप? कैसे नहीं ड्राइंग कर सकते? बात इंटरेस्ट की होती है। आज भी जो आर्टिस्ट अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी स्टडी के साथ कर रहे हैं। लोग 3D पेंटिंग्स पे आ चुके हैं, बहुत डिटेल वर्क हो रहा है, सुपर रियलिस्टिक वर्क हो रहा है। तो दे आर स्टडिंग, and who they are not studying, they have so many reasons for not doing. सुनील जी, टाइम हो गया क्या? यस मैम। चलिए, तो मैं कॉल करती हूँ और मीटिंग को एंड करते हैं। एंड तो नहीं करूंगी, मेरी तो उस दिन की तरह से डांट लग जाएगी, तो इसको लीव करने वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा। ओके, होप टू सी यू इफ पॉसिबल। बट आज अच्छा रहा आप लोगों के साथ 3 दिन का सेशन। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम बच्चे, सबको थैंक्स। आपने पेशेंटली मुझे सुना। नमस्ते मैम। मुझे वैसे भी बहुत आदत है बोलने के, लोग सुन लेंगे, अच्छी बात लगती है। कला के बारे में मैम सुनना बहुत अच्छा लगता है। तभी बेटा आप यहाँ तक आए हैं, और आगे आप भी इसी तरह क्लासेस लेंगे और सुनाएंगे। आई होप सभी लोग बहुत अच्छी जगहों पे जाएंगे आगे। माय विशेस आर विद यू ऑल। सो मच मैम। ऑल द वेरी बेस्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके मैम, थैंक यू। ओके, बाय बाय, बाय बाय। खुश रहिए, खुश रहिए।
Vande Vedam. Okay, bye bye.